बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे मैं अपने काम के सिलसिले में आया हुआ था। उस सिलसिले में हुआ ये कि एक इंटरव्यू था मेरा प्लान, और वो यहाँ पे बयाक टीवी के नाम से एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अंसार मदनी, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन्होंने किया। और मुझे इनके जो इंटरव्यू के दौरान में मुझे लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा चैनल चला रहे हैं, और बड़े ही यूनिक किस्म के टॉपिक्स और बड़ी ही यूनिक किस्म की शख्सियत लगे। आप यूनिक शख्सियत का मेरा ख्याल है कि एज एन आर्टिस्ट मैंने काम किया, और एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि हम पहले 10 मिनट में ही पहचान जाते हैं, पहले 5 मिनट में ही पहचान जाते हैं कि मुख्तलिफ शख्सियत है, इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो मैं इंटरव्यू देते देते फ़ैसला किया कि मैं इनका इंटरव्यू लूँगा आज। तो अभी हम अचानक से जो है इनको लेने के देने पड़ गए हैं यहाँ पे, तो अभी हम इंटरव्यू जो है इनका स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जर्नी है इस मुआशरे में जहाँ पे हम सेटल्ड चीज़ें करते हैं। अगर एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो ये एक सेटल्ड लाइफ है जिसके अंदर इनको मज़े से अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन एक प्रोफेसर हो के इस तरीके से एक कैमरा उठा के मुख्तलिफ लोगों के सामने जाके खड़े हो जाना और वहाँ पे उनसे सीखने की कोशिश करना, उस सीखे हुई चीज़ों को मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना, इसके लिए बहुत सारा विजडम चाहिए, बहुत सारी दानाई चाहिए कि आप अपने वो जो हमारे ईगो के मसाइल होते हैं उनसे हटकर आप कुछ काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे यहाँ कोई प्रोफेसर लग जाए, प्रोफेसर तो शायद एक बहुत बड़ा रुतबा है, हमारे यहाँ कोई कांस्टेबल या एक क्लर्क भी लग जाए ना, तो वो सारी ज़िंदगी उसी एक टैग को लेके अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं हमारे माशरे में, जो इतने बड़े टैग्स के बावजूद भी अपने आप को आम ज़िंदगी के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, अपने ईगो के फ़िल्टर्स को गिरा देते हैं और लोगों से सीखने सिखाने के अमल में सारी ज़िंदगी मसरूफ़ रहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो इंटरेस्टिंग लोग हैं और उनकी कहानी सुनी जानी चाहिए। तो आज हम ये जो छोटा सा इंटरव्यू कर रहे हैं ये इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग फ़र्द से है, डॉक्टर अंसार मदनी साहब। क्योंकि हमारी अभी मुलाकात हुई है तो बहुत सारी चीज़ें जहन में और चल रही हैं, तो नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। डॉक्टर अंसार मदनी साहब जो हैं उनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम इंटरव्यू की पहली तय कर लेते हैं कि हम आपकी कहानी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। सही। ठीक है, तो आप हमें बताएं आपकी जर्नी क्या है। ये ख्याल कहाँ से आया कि एक प्रोफेसर होने के बावजूद, सेटल्ड ज़िंदगी होने के बावजूद, और अगले 15-20 साल के बारे में भी आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी सेटल्ड है, आपका निज़ाम चलता रहेगा, ये कैमरा उठा के, स्टैंड उठा के जगह जगह आप जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वो प्रोफेसर कहाँ गया? सबसे पहले खुबैब साहब आपका बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ इस पूरे ड्यूरेशन में, गिलगित बल्तिस्तान में आए हुए कोई आप समझे 13 साल मेरे ज़ाहिर अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद में आया हूँ। फ़र्स्ट टाइम आपने मुझसे पूछा, जबकि हर कोई अपनी बात, अपनी कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाते सुनाते हम उस कहानी में खो जाते हैं, हमारी कहानी कोई नहीं सुनता है। मैं तो बहुत आपका शुक्रिया अदा करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान ज़ाहिर है आप आए हैं, तो पहली चीज़ ये है, आप कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है। ये जो आप जवाब देते हैं खूबसूरत है, क्यों कहते हैं? यहाँ के दरो दीवार खूबसूरत है या यहाँ के लोग खूबसूरत हैं? लोग खूबसूरत होने से या लोग बड़े होने से मुराद बड़ा किसे कहते हैं? यानी कोई अच्छा महल में रह रहा है इसलिए बड़ा है, या उसका कद काद लंबा है इसलिए बड़ा है, या अच्छे कपड़े पहनता है ये लंबा है, उससे हमारा क्या लेना देना? आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छी गाड़ी में चलते हैं, तो मुझसे उसका क्या लेना देना? आप बड़े हैं मेरे हिसाब से, न कद के हिसाब से, ना आपके दौलत के एतबार से, ना आप जो है ताल्लुकात के एतबार से, ओहदे के एतबार से। मेरे लिए बड़े आप ये हैं, आपके अंदर सिफ़ात है, ठीक है? आप मेहमान नवाज हैं, आप शफ़क़त करने वाले हैं, आप मोहब्बत से बात करने वाले हैं, तो मेरी निगाह में आप बड़े हैं। और इसी तरीके से ख़ानदानी बंदा है कहते हैं। ख़ानदानी यानी शक्ल व सूरत की बुनियाद पर नहीं कहते हैं। ख़ानदानी बंदा भूखा रहता है, चोरी नहीं करता है। वो मुसीबत परेशानी वो उठाता है, लेकिन किसी पर जुल्म व ज़्यादती नहीं करता है। ये बुनियादी तौर पे बड़े होने की निशानी है। और इसी बुनियाद पे मेरा आपके साथ एक ताल्लुक़ है, इंटरेक्शन है। वो किस सेंस में? वो इन्हीं सिफ़ात पे। अब इन सिफ़ात को ढूंढते जाओगे तो वो सिलसिला चलते चलते अनबिया तक, फिर खुदा तक वो सिलसिला जुड़ जाता है। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, वहाँ पे अच्छाई को अच्छा समझा जाता है, झूठ को बुरा समझा जाता है, और सच्चाई को अच्छा समझा जाता है। अमानत को कदर की निगाह से देखते हैं। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान में जब मैं छोटा था तो उस वक़्त अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता था
کہیں پہ پریشانی ہو تو ایک بندے کو لے آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو مصیبت ہے, پریشانی ہے, اس کے بارے میں یہ بتا دے گا. اب وہ ایک خاص کیفیت میں جاتا تھا اور جا کے وہاں سے تعویذ نکالتا تھا, پتہ نہیں وہاں پہ ڈوریاں, طرح طرح کی چیزیں. اس وقت میں سوچتا تھا یار یہ کیا چیز ہے. تو بچپنے میں جو ہمارے اساتذہ تھے وہ ہمیں قرآن کی یہ آیت پڑھاتے تھے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد, جو گرو پہ پھونکتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ ایک بندہ وہاں بیٹھ کے گرے باندھ کے اس پہ پھونکتا ہے تو میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو میں سوچنے لگا, اس پہ پوچھا کہ بھائی ایک بندہ وہاں پہ گرا باندھتا ہے, اس پہ پھونکتا ہے تو میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. یا اسی طریقے سے بچے, وہ بالکل خوبصورت سے پیارے سے بچے ہوتے تھے, شام کو مائیں لے کے آتی تھی, کہتے تھے یار یہ بچہ بیمار ہو گیا, اس پہ نظر لگ گئی. میں سوچتا تھا یار ایک بندہ وہاں سے بیٹھا ہے, کتنا پیارا بچہ ہے, تو اس کے یہ کہنے سے یا اس کے دیکھنے سے یہ بچہ بیمار کیوں ہوا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کا علاج نہیں بتاتے ہیں کہ کوئی نظر شزر نہیں ہے, لیکن وہ جو ماں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے, اس پہ نظر, اس کا نظر اتارا جاتا ہے. پھر قرآن کی اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے ان کی اس تکلیف سے, اس پریشانی سے یا اس کے اس عمل سے آپ اپنے آپ کو روکیں اور خدا کی پناہ میں آپ آ جائیں. اور پھر جو ہے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کے سو جائیں, یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے سوئیں. میں یہ سوچتا تھا اگر میں نہ پڑھ کے سو جاؤں کیا ہوگا, تو اس کا جواب لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. پھر میں لوگوں کے پاس یعنی کیمرہ لے کے, قلم لے کے گھومتا رہا, ڈھونڈتا رہا. تو ظاہر بحیثیت مسلمان ایک آدمی جو ہے پیدائش سے لے کے وفات تک سیکھنے کا اس کے پاس عمل ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہیں کہ میں سیکھ چکا ہوں, اس دن سے اس کی تباہی شروع ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں مختلف ادارے ہیں, وہاں اداروں میں پہلے بڑے لوگ ہوتے تھے, آج کل چھوٹے لوگ ہیں. وہ ان کی ترجیحات, ان کی سوچ, اپروچ بہت محدود ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس سوال کا جواب اگر ہم اس کو خلاصہ کرنے کی کوشش کریں تو میرا سوال ان کے ساتھ بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر اگر آپ کو کوئی اچھا ٹیگ مل جاتا ہے تو آپ اس ٹیگ کے ساتھ چمٹ کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ اپنا آپ نہیں دکھاتے لوگوں کو کہ آپ کون ہیں. آپ ہمیشہ سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اپنا ٹیگ لہراتے ہیں کہ میں فلاں ڈاکٹر صاحب ہوں, میں فلاں یہ صاحب ہوں, میرا یہ ٹیگ ہے. تو آپ اپنے ٹیگ سے بہت دور آ کے کھیل رہے ہیں, اور آپ یہ کیمرہ اٹھا کے, اسٹینڈ اٹھا کے روزانہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, اور اپنے سے بہت کم پڑھے لکھے لوگوں اور اپنے بہت کم اسٹیٹس کے لوگوں اور اپنے سے بہت کم ہر لحاظ سے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک مشکل چیز ہے ہمارے معاشرے میں, ایک مختلف اور یونیک آدمی کر سکتا ہے. اور میرا سوال بنیادی طور پر یہی تھا کہ آپ کا ذہنی سفر اس ٹیگ سے جان چھڑا کے اتنے مختلف فریم آف مائنڈ کے اندر آنے کا کیا تھا. انہوں نے جو بات کی بیچ میں کہ ہمیں اپنے اندر اس اسپرٹ کو زندہ رکھنا چاہیے پوری زندگی کہ ہم سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. زندگی میں کوئی بھی سٹیج, کوئی بھی ٹیگ یا کوئی بھی پے چیک اتنا بڑا نہیں آ سکتا جو ہمیں یہ سہولت دے دے کہ ہم سیکھنا بند کر دیں, ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمیں کوئی ہمارے سے اوپر والا ہی سکھا سکتا ہے. ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی زندگی میں. ہمیں ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے. زندگی زیادہ ایڈونچرس ہو جاتی ہے, زندگی زیادہ مزے کی اور زیادہ یونیک ہو جاتی ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. پھر اب آپ کا دوسرا سوال میرا یہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر جواب اور زبردست قسم کا جواب دیں اس کا. یہ کہ اس ریجن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کافی سارا کام کیا یہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ, وہ کس حد تک جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ان کے مسائل کیا ہیں اس وقت, کیا چل رہا ہے ان کے لیے, جس کو چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم کہیں کہ آپ کے پاس پاور, آپ فوری طور پر یہاں کے نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, کیا ہے وہ چیز جو کرنی چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ, ٹھیک ہے, اسوہ اپناؤ. جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر اسوہ نہیں دیا جاتے, اسطورے دیے جاتے ہیں. عربی میں اسوہ وہ ہوتا ہے جو کام ہم کر سکتے ہیں. مثلا بحیثیت باپ آپ شفقت کر سکتے ہیں, بحیثیت بھائی آپ رسپیکٹ کر سکتے ہیں بہن کی, بحیثیت یعنی بیٹا آپ احترام کر سکتے ہیں. یہ ہے اسوہ جو اللہ کے نبی. اس کے جگہ میں اسطورہ دیے جاتے ہیں. اسطورہ ہیرو ہیروئن جو آسمان سے چھلانگ لگاتے ہیں
यानी हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं निजी सलामत के साथ। अच्छा, गाड़ी आती है, एक हाथ से रोकते हैं, ठीक है, और हर वक्त नीले पीले पहाड़ों पे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो उस्तूरा है, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे माशरे में उस्तूरे ज़्यादा हैं। तो हम अपने नौजवानों को उसवे की तरफ हम ले आएँ, उस्तूरों की तरफ हम ना लें, तो हमारे माशरे के अंदर बेहतरी आ सकती है। चाहे वो सेहत के मसाइल हो, चाहे वो तालीम के मसाइल हो, चाहे वो किसी भी शोबे हयात से मुतल्लिक हो, उसमें नौजवानों के साथ मिल के, जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहीं पे नौजवान काम करते थे, उनके साथ शामिल होते थे। अब आप ये देखें, मोबाइल हमारे पास है, घर के अंदर हमें एक जो है साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, दूसरा चाइना में बैठा हुआ है, तीसरा अमेरिका में बैठा हुआ है। बेज़ाहिर एक घर में हैं, लेकिन हम एक दूसरे के करीब नहीं हैं, बहुत दूर हैं। उस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप अमली तौर पे उन एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा ले लें, खुद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी।